रज़ा का बुखार उतरा तो इंतहाई खामोशी से जिंदगी के दीगर मामूलात भी शुरू हो गए। कॉलेज एकेडमी का सिलसिला फिर चढ़ निकला, मगर जुबैदा के समझाने का असर था या फिर इनकार का। उसने जुबान पर दोबारा नवीरा का नाम नहीं लिया, लेकिन वो खामोश हो गया था। उसकी खामोशी जुबैदा और इंशा को बहुत कुछ समझा रही थी, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। आज वो कॉलेज से आने के बाद लेट गया था, एकेडमी भी नहीं गया था, सारा वक्त कमरे में ही पड़ा रहा। तो जुबैदा बेगम को तशवीश हुई थी। वो महसूस कर रही थी कि रमशा अब रज़ा के मामूलात और कामों में हिस्सा नहीं लेती। वो कुछ कहती तो वो काम कर देती थी, वरना रज़ा से खुद दूर ही रहती। पहले तो उनका दिल चाहा रमशा को भेजे, वो पूछे तो सही कि एकेडमी क्यों नहीं गया, मगर फिर खुद ही चली आई। वो तमाम रोशनियां गुल किए लेटा था। रज़ा, उन्होंने पुकारा, फिर आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी। रज़ा ने तेज रोशनी से बचने के लिए एकदम आंखों पर बाजू रख लिया था। वो उसके पास बिस्तर पर आ गई। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? कॉलेज से आने के बाद ना कुछ खाया ना पिया, तब से लेटे हुए हो, एकेडमी भी नहीं गए, खैरियत है ना? निहायत तशवीश से कहते उसके बालों पर हाथ रखा। रज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मजीद फिक्रमंद हो गई। रज़ा, क्या बात है? हटाओ बाजू, मैं कुछ कह रही हूँ। उन्होंने खुद ही रज़ा का बाजू उसके चेहरे से हटा दिया, मगर रज़ा का चेहरा देखकर उन्हें एक झटका लगा। सुर्ख अंगार आंखें, नमी से तर चेहरा, इंतहाई खौफनाक लग रहा था वो इस वक्त। रज़ा, वो बेयकीनी से पुकारने लगी, और आप मुझे मेरे हाथ पर छोड़ क्यों नहीं देती? इंतहाई तलखी से उसने उनका हाथ अपने बाजू से हटाया। बस दिल नहीं चाह रहा अकेडमी जाने को, और अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। बता दीजिएगा अब्बू को, जहर लगता है मुझे नवाज फारूक। वो एकदम उबल पड़ा। जुबैदा शशदर रह गई। ये क्या पागलपन है रज़ा, आहिस्ता बोलो। उन्होंने डांटा तो वो सर झटक कर उठ बैठा। क्या चाहती हैं आप? अब जीना भी छोड़ दूं? आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देती? मैं पागल हूं, मुझे पागलपन समेत मेरे हाल में जीने दें। जाइए यहां से, जाएं। कितने दिनों बाद वो वापस अपनी जौबन पर आया था। वही मुश्तिल अंदाज, जिद्दी लहजा। जुबैदा का दिल रुक रुक कर चलने लगा। तुम मुझे रुसवा करवा कर रहोगे? उनका दिल चाह के फूट फूट कर रोए। रज़ा ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। नवाज फारूक बड़ा है तुमसे, भाई की जगह है, इतनी नफरत क्यों कर रहे हो? इस तरह तो तुम खुद को तबाह बर्बाद कर लोगे। इसमें भला नवाज का क्या कसूर? तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए। ऐसी भी क्या उम्र के इंसान दीवानगी का हाथ थाम ले? बीएससी ऑनर्स के आखिरी साल में हो, अब इतने बच्चे भी नहीं हो कि तुम्हारी हर जिद को बच्चे की जिद कहकर मैं तुम्हारा साथ दूं। उन्हें रज़ा के रवैये से शौक पहुंचा था। रज़ा चुप बैठा रहा। उन्होंने अच्छा खासा सख्त लहजा अपनाया था। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। आप अब्बू से बात करके देखें तो सही, अभी ऐसा भी वक्त नहीं गुजरा, हालात संभल सकते हैं। उन्होंने बेइंतहा गुस्से से रज़ा को देखा। रज़ा ने उनका हाथ थामा तो एकदम झटक दिया। पागलपन की बातें मत करो रज़ा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें कितना समझाया है, मगर तुम उसी मुकाम पर हो, उसी जगह पर। वो दुख से चुप हो गई। मुझे भी तो कोई समझने की कोशिश नहीं करता। उसने शिकायती नजरों से माँ को देखा। जुबैदा नजरें चुरा गई। वो गलत चीज के लिए जिद कर रहा था। वो खेलने को चांद मांग रहा था, तो क्या वो उसके हाथ में अंगारा थमा देती? वो जानती थी कि कितनी रुसवाई है इसमें, मगर वो उसे कैसे समझाती? रज़ा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। कयामत तक तुम्हारे बाप से या किसी से भी मैं ऐसी बात नहीं करूंगी जिससे नवेरा की रुसवाई हो। हाँ, अगर तुमने जुबान किसी और के सामने खोली तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। सच कह रही हूं, उसी वक्त कुछ खा के मर जाऊंगी। उन्हें अब रज़ा की जिद गुस्से से दो चार करने लगी थी। माँ की इस धमकी पर वो बेयकीनी से देखने लगा। आप मुझे धमकी दे रही हैं? बेयकीनी सी बेयकीनी थी। उसकी हर जायज़ और नाजायज़ बात में उसका साथ देने वाली माँ इस बात पर कुछ खा कर मर जाने की धमकी दे रही थी। मेरी जिद बेजा तो नहीं? उसका लहजा दुखी हो गया। जुबैदा का दिल कटने लगा, ताहम उन्होंने खुद को सख्त बनाए रखा। जरा सी हमदर्दी रज़ा के हक में गलत हो सकती थी, इतनी जायज़ भी नहीं। तुम इसे धमकी समझो या कुछ और, तुम बेशक हमारी इकलौती औलाद हो, लेकिन इस ख्याल में मत रहना कि तुम्हारा साथ दूंगी। कुछ खा लूंगी, मगर ना खुद रुसवा होंगी ना नवेरा को होने दूंगी। बेहतरी है जबान बंद ही रखो। वो उसे सख्ती से जता कर उठ खड़ी हुई। रज़ा की आंखों की सुर्खी एकदम बढ़ गई। तुम नवाज के पास एकेडमी नहीं जाना चाहते हो, मत जाओ। मैं तुम्हारे बाप से बात कर लूंगी, मगर तुम्हारा यह साल बहुत अहम है, इसे ज़ाया मत करो। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो।
वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अब की बार उन्होंने नरमी से कहा तो रजा ने मुंह फेर लिया। जुबैदा 1-2 मिनट के ठहरी कि शायद वो कुछ कहे, मगर फिर वो कमरे से निकल आई। किचन में रिमशा रात के खाने का एहतमाम कर रही थी। उन्होंने उसे बगौर देखा। सी ग्रीन सूट में वो बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। रिमशा और रजा दोनों ही हम उम्र थे। एक हादसे में वालदैन का इंतकाल हो गया था, तब से उन्होंने रिमशा को अपने घर में ही रख लिया था। रिमशा के मरते वालदैन से उन्होंने रिमशा को अपनी बेटी बनाकर रखने का वादा किया था, और अब रजा की जिद। उन्होंने सर झटका। क्या कर रही हो? वो किचन के अंदर चली आई। वो पुप्पी को देखकर पलटी, फिर मुस्कुराई। चिकन पुलाव बनाने का इरादा है, मसाला तैयार कर रही हूँ। अंकल को बहुत पसंद है ना चिकन पुलाव, रजा भी बहुत शौक से खाता है। उन्होंने उस पर एक गहरी नजर डाली। रवानी में आज कितने दिनों बाद उसके मुंह से रजा का नाम सुन रही थी, वरना वो अब रजा से न सिर्फ खुद दूर रहती थी बल्कि उसके जिक्र तक से इज्तिनाब बरत रही थी। खाने पीने पहनने ओढ़ने के मामले में दोनों बाप बेटा भला कब जिद करते हैं। सब्र शुक्र से जो मिल गया खा लेते हैं, मगर जिद के मामले में दोनों एक जैसे हैं। रजा बिल्कुल बाप पर गया है। मुझे तो अब उससे खौफ आने लगा है। वो फ्रिज से दूध निकालकर चाय बनाने की नीयत से चूल्हे की तरफ बढ़ी। जुबैदा की बात सुनकर रिमशा के तासुरात बदलने लगे। अल्लाह हिदायत दे, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। मुझे तो हौल उठते हैं कि अगर किसी दिन जिद में या अनजाने में वो किसी और के सामने नवेरा का नाम ले बैठा तो क्या होगा। कयामत ना आ जाएगी खानदान भर में। मैं जानती हूँ इस खानदान के मर्दों को। बाहर जो मर्जी मनमानी करें, घर के अंदर की औरत को कोई मैली आंख से भी देख ले, उल्टा सीधा सोच ले तो जान लेने पर तुल जाते हैं। उन्होंने बर्तन में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया, जबकि रिमशा लब भींचे सुनती रही। नवेरा को मैं जानती न होती तो पहला ख्याल दिन में यही आता कि उसने मेरे बेटे को गलत राह पर लगाया है। अब अपना ही बेटा कमकली दिखाए तो दूसरों को क्या इल्ज़ाम दूं। नवेरा की शराफत, किरदार की पाकीज़गी की गवाही सारा खानदान देगा। एक तरफ कर देगा हमें अगर किसी को रजा के जज्बात की भिनक भी पड़ गई तो। वो कितनी देर रजा से उलझ कर आई थी। अंदर वहशत बसेरा कर चुकी थी। दिल का गुबार निकालने के लिए रिमशा के सिवा कोई और वजूद भी तो ना था। रिमशा को इस जिक्र से कितनी अजियत और तकलीफ होती होगी, वो बखूबी अंदाजा लगा सकती थी। रिमशा का दिल एकदम उचाट होने लगा। कितने शौक से आज वो पुलाव बनाने के इरादे से आई थी, मगर अब फुप्पी की गुफ्तगू। वो खामोशी से काम करती रही। जितनी देर में जुबैदा ने चाय बनाई, उतनी देर में उसने उबलते पानी में चावल डालकर चूल्हे की आंच तेज कर दी। जुबैदा ने एक कप में चाय डालकर उसके पास रखी और दूसरा कप लेकर वो किचन से बाहर निकल आई। रजा को दे आऊं, कमरे में बंद न जाने क्या क्या सोचता रहता है। फिर तबीयत भी खराब कर ली तो सर्दी के मौसम में बुरा हाल हो जाएगा। जिद्दी है, कम अकल है, जज्बात का समंदर तला तुम खेज है। अल्लाह हिदायत दे। आहिस्ता आहिस्ता समझाती रहूंगी तो शायद समझ ही जाए। वो एक गहरी और ठंडी सांस भर कर रह गई। जुबैदा बेगम के किचन से जाते ही रिमशा ने चम्मच चूल्हे पर पड़खा। आंखों में मिर्चें सी लग रही थी। उसने अपने लब सख्ती से भींच रखे थे। रजा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नवेरा तुम्हें कभी मिलने वाली नहीं, लेकिन मेरी तरफ से मुंह मोड़ा तो सब कुछ मलिया मिट कर दूंगी। कुछ भी बाकी नहीं रहने दूंगी, न तुम्हें न तुम्हारी नवेरा को। उसके अंदर सब तहस नहस कर देने की आग जल रही थी। वो नफरत की इंतहा पर थी। गुज़िश्ता दिनों उसने जिस कदर नवेरा से नफरत की थी, जितनी बद्दुआएं उसे दी थीं, ये सिर्फ वही जानती थी। रजा से वो मुतनफिर और खिंची खिंची सी रह रही थी, मगर अंदर की आग जूं की तूं थी। रजा को उसकी परवाह ही कब थी। ये एहसास ही उसे जिल्लत की गहराइयों में जा धकेलता था। रजा ने नवेरा के लिए उसे रिजेक्ट किया था, वो ये भूल नहीं पा रही थी। पाँव लड़खड़ाया और वो बेतवाजुन होकर ठाटे मारते पानी में जा गिरी। खौफ से उसके हलक से चीखें निकल गईं। जरी, जरिश। सुमान चंद लम्हे के लिए कुछ भी समझ न पाया। उसने हाथ बढ़ाया था ताकि वो उसे थाम कर नीचे उतरे, मगर वो उसके हाथ नजरअंदाज करके कच्चे की तरफ से खुद उतरने लगी और एकदम गिरी। और जब वो समझा कि सिचुएशन क्या है तो वो फौरन दूसरी तरफ आ गया। सुमान भाई। वो गिरी जरूर थी, उसके माथे पर चट्टान का सिरा लगने से गहरी चोट आई थी। सुमान को अपनी तरफ देखकर उसने अपने मुंतशिर होते हवास संभालने की कोशिश की, मगर दर्द से निढाल वो रेत पर झुकती चली गई। जरी, तुम ठीक तो हो ना? पानी इतना गहरा नहीं था। वो दोनों हाथ अपने माथे पर रखे औंधे मुंह थे। सुमान अहमद ने फौरन उसे कंधों से थामा। जरी। वो झुकी हुई थी। सिर्फ एक दफा सुमान को पुकार कर वो खामोश हो गई थी। सुमान अहमद चीखा।
اس کو سیدھا کیا. اس کے ماتھے کی بائیں طرف کنپٹی کے قریب سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی. او مائی گاڈ، زرش، یہ تو بلیڈنگ ہو رہی ہے. سمان کو ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرے. زرش درد کی شدت سے نڈھال ہو رہی تھی. تکلیف دبانے کو لب بھینچ رکھے تھے. ٹھاٹے مارتے سمندر کی لہروں سے دونوں ہی بھیگ چکے تھے. اٹھو، چلو ہٹ میں چلیں. سمان احمد نے اس کے گرد بازو پھیلایا اور سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا. مجھ سے نہیں چلا جاتا، میرا سر گھوم رہا ہے. دوپٹہ ماتھے پر رکھ کر اس نے سمان کو دیکھا. کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کہ سمان احمد جواب میں کچھ کہتا، عقب سے آئی آواز پر دونوں ہی چونکے. سعید احمد اور علی دونوں ہی کھڑے تھے. زرش کے ماتھے سے خون بہتے دیکھ کر دونوں ہی ایک دم پریشان ہو گئے تھے. زری، یہ کیا ہوا؟ کیسے لگی چوٹ؟ سعید احمد ایک دم آگے بڑھے تو سمان ایک طرف ہو گیا. سعید احمد نے بےتابی سے اسے تھاما. وہ جو بمشکل اپنی تکلیف برداشت کر رہی تھی رو دی. تاہے ابو. وہ ان کے بازو میں منہ چھپا کر رو دی تو انہوں نے سمان کو دیکھا. کیا ہوا ہے؟ کیسے لگی چوٹ؟ یہاں سے گر گئی، پاؤں پھسل گیا تھا. اس نے چٹان کی طرف اشارہ کیا. علی، بہن کو سہارا دو. چلو زرش، اندر ہٹ میں چلتے ہیں. انہوں نے متفکر کھڑے علی کو پکارا تو وہ فوراً آگے بڑھا. سعید احمد اور علی دونوں کے سہارے سے وہ ہٹ تک آئی. اندر سبھی اٹھ چکے تھے. ہائے زری، یہ کیا ہوا؟ وہ جیسے ہی دونوں کے سہارے اندر داخل ہوئی، نوشی اور فرحت دونوں ہی دیکھ کر چیخ اٹھیں. گر گئی ہے، علی نے بتایا تو نوشی کا دل خون دیکھ کر کانپنے لگا. کیسے؟ نوشی نے فوراً اس کا بازو تھاما. زرش کے آنسو تیزی سے بہنے لگے. انہوں نے ہٹ کے کمرے میں لا کر اسے بٹھا دیا. زباریہ بھابھی اس کے دوپٹے سے ہی اس کا زخم صاف کرنے لگی. زیادہ گہرا زخم نہیں، مگر بینڈیج تو ضرور ہوگی، ورنہ بلیڈنگ نہیں رکے گی. اس کے ارد گرد سبھی موجود تھے. یہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ جب ہم سب یہاں تھے تو یہ اکیلی وہاں کیوں گئی؟ طاہرہ بیگم علی کی زبانی چوٹ لگنے کی وجہ سن چکی تھی. ایک دم ناگواری سے کہا. ان کی تیز ناگوار آواز پر کسی اور نے دھیان دیا ہو یا نہ دیا ہو، مگر سمان اور سعید احمد دونوں ہی چونکے. سمان نے ماں کا چہرہ دیکھا. کس قدر نفرت انگیز نظروں سے وہ زرش کو دیکھ رہی تھیں، وہ سن کر کھڑا رہ گیا. بچی ہے، چلی گئی تھی تو کیا پتا تھا چوٹ لگ جائے گی. سعید احمد بھی تاثرات نوٹ کر چکے تھے. وہ بھی تلخی سے بولے. اب اتنی بھی بچی نہیں، سب چال بازیاں جانتی ہوں. اب کہ انہوں نے اندر کی کھول پن کا برملا اظہار کیا، کسی کی بھی موجودگی کا خیال نہیں کیا، تو سبھی حیران ہوئے کہ یہ اچانک انہیں ہو کیا گیا ہے. زرش نے الجھ کر دیکھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ سعید احمد بات کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے، مگر طاہرہ بیگم کے لب و لہجے میں چھپی کاٹ انہیں ہضم نہیں ہوئی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، وہ تیز اور تلخ آواز میں کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی. سمان نے تعجب سے باپ کو دیکھا جو اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کر رہے تھے. تھوڑی دیر پہلے جب طاہرہ بیگم کی آنکھ کھولی تو وہ کمرے سے نکل آئیں. سمان کو نہ پا کر انہوں نے یوں ہی دوسرے کمرے میں جھانکا تو زرش بھی موجود نہیں تھی. ان کے اندر گویا آگ کے گولے جل اٹھے. سمان کے جذبات سے آگہی نہ بھی ہوتی تب بھی وہ زرش کو کبھی برداشت نہ کر پاتی، اور اب ان کا ذہن بہت دور تک بہت غلط انداز میں سوچ رہا تھا. اندر اندر کھول رہی تھی، اسی لیے انہوں نے علی کو اٹھا کر باہر بھیجا تھا. اسی وقت سعید احمد بھی اس کے ساتھ ہو لیے تھے، مگر اب زرش اور سمان دونوں کو اچھا خاصا بھیگا دیکھ کر ان کے تن بدن میں بھڑکتی آگ مزید سلگنے لگی. ان کا ذہن بہت دور تک سوچ رہا تھا. سعید احمد کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی طاہرہ کی رفاقت کا پس منظر کچھ سمجھ رہے تھے. انہیں اپنے بچوں کے سامنے بیوی کے اس لب و لہجے پر رہ رہ کر تاؤ آ رہا تھا. یہ زوباریہ، نوشی اور زرش بھی کیا سوچتی ہوں گی. انہوں نے سلگتی نظر دروازے کے باہر ٹیرس پر جھکے طاہرہ بیگم کے وجود پر ڈالی، پھر تلخی سے سر جھٹکا. سمان احمد ان کے ایک ایک تاثر کا بغور جائزہ لے رہا تھا. زوباریہ بیٹا، زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے غصے کو پس پوچھ ڈال کر پوچھا، جو اب ٹیشو سے زرش کے زخم کو صاف کر رہی تھی. زوباریہ نے نفی میں سر ہلایا. نہیں پاپا، لیکن ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے. فرسٹ ایڈ کا سامان ہوتا تو میں ہی ڈریسنگ کر دیتی، لیکن ابھی ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے. سمندری پانی زخموں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے سر ہلایا، پھر جیب سے چابی نکال کر بالکل خاموش کھڑے سمان احمد کی طرف بڑھائی. جاؤ سمان، زرش کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، بینڈیج وغیرہ کروا کر لے آؤ. رات تو یہی ہے، ایسے میں زخم خراب بھی ہو سکتا ہے. سمان احمد نے تعجب سے باپ کو دیکھا. گاڑی کی چابی تو اس کے اپنے پاس بھی تھی، لیکن سعید احمد کے تاثرات ناقابل فہم تھے. جی، میں اپنی گاڑی نکالتا ہوں، آپ زرش کو لے آئیں.
दूसरे कमरे में जाकर उसने अपना पर्स उठाया जो लेटने से पहले उसने साइड पर रखा था और उठने के बाद उठाना भूल गया था। गाड़ी की फ्रंट सीट पर जरिश को बैठाकर सईद अहमद ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ध्यान से ले जाना, और जरिश बेटा परेशान नहीं होना, छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। ताहिरा बेगम की जिद में वो जानबूझकर जरिश को सुमान के हमरा भेज रहे थे। टेरिस पर झुकी ताहिरा बेगम दोनों को जाता देखकर बल खा कर रह गई। वो पाँव पटकती वहां से हट गई। सुमान ने गाड़ी स्टार्ट की तो सईद अहमद पीछे हट गए। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? खून रुक चुका था, ताहम तकलीफ तो बरकरार थी। सुमान ने पूछा तो जरिश मुस्कुराई। हो रहा है, मेरी अपनी गलती है, मुझे अकेले वहां नहीं जाना चाहिए था। अगर चली गई थी तो इधर चट्टान पर जाकर नहीं बैठना चाहिए था। कितनी ऊंची थी, बैठ तो आराम से गई मगर उतरते हुए पाँव फिसल गया। वो सर झुकाई नेदामत से कह रही थी। सुमान ने उसे एक नज़र देखा। ताई अम्मी को मेरा अकेले समंदर के किराने जाना अच्छा नहीं लगा ना? सुमान अहमद की समझ में न आया कि उसकी मासूमियत और नासमझी पर मुस्कुराए या फिर अजियत से सर झटक दे। ताहिरा बेगम के तासुरात, लबो लहजे की तलखी और अंदर की खौलन न समझते हुए ही सुमान अहमद अपनी माँ की काट की तह में उलझ गया। तुम अकेली कब थी? मैं तुम्हारे साथ था। वो ताहिरा बेगम के लहजे की तलखी से खौफजदा हो गई थी। सुमान ने अंदाज़ा लगाया शाइस्ता ने उससे कितनी नसीहतें करके भेजा था। सुमान अहमद ने उसकी निदामत कम करना चाही। फिर भी मैं अकेली ही गई थी, सभी अंदर थीं, आप तो बाद में आए थे। उसने गाड़ी ड्राइव करते सुमान अहमद के सुर्ख और सफ़ेद चेहरे को देखा। सुमान हंस दिया। थोड़ी देर में सुमान उससे लिए डॉक्टर जफ़र के क्लिनिक में आ चुका था। डॉक्टर जफ़र मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में विजिट के साथ साथ अपना ज़ाती क्लिनिक भी चला रहा था। इस वक्त वो अपने क्लिनिक पर ही होता था। कहीं और जाने के बजाय वो जरिश को यहीं ले आया। डॉक्टर जफ़र अंदर हैं? रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से सुमान अहमद ने पूछा तो उसने सर हिला दिया। वो चूंकि बारहा यहाँ आ चुका था इसीलिए वो जानती थी। चलो आओ। अपना खून आलूद दुपट्टा तो वहाँ हट में ही छोड़ आई थी। भाभी ने उससे अपनी चादर उड़ा दी थी। डॉक्टर जफ़र और उसकी फैमिली से वो बारहा मिल चुकी थी मगर पहली दफ़ा उसके क्लिनिक आई थी, इसीलिए झिझक रही थी। सुमान अहमद ने उसकी झिझक महसूस करके उसका हाथ थाम लिया। वो जरिश का हाथ थामे अंदर दाखिल हुआ तो डॉक्टर जफ़र किसी पेशेंट के साथ मसरूफ था। अस्सलाम वालेकुम। सुमान को अंदर दाखिल होते देखकर वो चौंका, फिर ताज्जुब का शिकार हो गया। काफ़ी दिनों बाद सुमान को देख रहा था, लेकिन जैसे ही नज़र उसके ओक़ब से झांकते वजूद पर पड़ी तो खुशगवार हैरत से मरीज को वहीं छोड़कर उठ खड़ा हुआ। वालेकुम अस्सलाम, तुम यहाँ खैरियत? उसने सुमान को आगे बढ़कर गले लगाया। अंदर दाखिल होते ही सुमान ने जरिश का हाथ छोड़ दिया था, जिसे जफ़र ने भी देखा था। आप जरिश ही हैं ना? कैसी हैं आप? वो झीम गई, फौरन सर हिलाया। आए बैठें प्लीज़। उसने टेबल की तरफ रखी कुर्सियों की तरफ इशारा किया। दोनों बैठ गए। एक मिनट में ज़रा अपने पेशेंट को देख लो। उसने माज़त ख्वाना मुस्कुराहट से देखते हुए अपने मरीज़ की तरफ तवज्जो दी। 5 मिनट में फारिग होकर वो उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। हाँ, अब फरमाइए सुमान अहमद साहब, इतने अरसे बाद कैसे मेरे गरीब खाने की याद आ गई? वो तंज कर रहा था। सुमान मुस्कुराया। पहले अपनी इन मरीज़ा को देख लो, फिर तंज फरमा लेना। उससे साथ बैठी जरिश की तरफ इशारा किया तो वो फौरन संजीदा हो गया। क्यों, क्या हुआ? उसने फौरन जरिश को देखा जो पेशानी तक चादर फैलाई बैठी थी। पहली दफ़ा उसे यूं चादर में लिपटी लिपटाई दिखाई दी तो वो बहुत हैरत हुई। गिरने से पेशानी पर चोट लग गई है, ज़रा चेक कर लो, शायद ड्रेसिंग की ज़रूरत है। जफ़र ने फौरन सुमान की बात पर सर हिलाया। आप इधर आए। वो खामोशी से उठकर मरीज़ वाली मखसूस चेयर पर आ बैठी। कहाँ चोट आई है? जफ़र ने पूछा तो उसने आहिस्तगी से चादर पेशानी से हटा दी। 1-2 मिनट उसने ज़ख्म का जायज़ा लिया, फिर अपनी कोलीग लेडी डॉक्टर के पास नर्स के हमरा भेज दिया। वैसे भाई, तुम्हें इस चांद के टुकड़े के हमरा मेरी याद कैसी आ गई? शहर में और भी बहुत से डॉक्टर हैं। डॉक्टर जफ़र ने तंज फरमाया तो सुमान हंस दिया, मगर उनमें डॉक्टर जफ़र नहीं है। सुमान की बात पर उसने घूरा, फिर हंस दिया। जरिश को चोट कैसे लगी? चेयर को छोड़ते हुए उसने पूछा। हॉक्स बे का प्रोग्राम था, वहीं चट्टान पर से पाँव फिसला तो गिर गई। सुमान की बात पर उसने सर हिलाया। अकेले थे कि? जफ़र की अधूरी बात पर सुमान ने उससे घूरा। पूरी फैमिली के साथ थे, शर्म करो। हाँ तो यूं कहो ना, तुम प्रोग्राम का कह रहे थे। अब प्रोग्राम में तो क्या कुछ आ सकता है, और इंसान बहुत कुछ समझ सकता है। उसके होंठों पर मुचलती मुस्कुराहट को सुमान ने तासुफ से देखा था। तुम्हारा जहन सिर्फ इन्हीं खुराफात में उलझ सकता है और कुछ नहीं। हाँ, जहन जहन की बात है। उसने सुमान को तपाना चाहा था।
सुमान ने गुस्से से देखा तो वो हंस दिया। जरिश को तुम्हारे साथ आते देखकर बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम कब मिठाई खिला रहे हो? तुम्हारे घर वाले इस मामले को कब तक फाइनल कर रहे हैं? डॉक्टर जफर से सुमान ने बहुत सी बातों का जिक्र मुनासिब नहीं समझा था, इसीलिए अब भी चुप हो गया। बहुत जल्दी है तुम्हें मिठाई खाने की? उससे बात उड़ानी चाहिए तो जफर हंस दिया। ऑफ कोर्स, मेरा एक ही तो चहीता यार है, उसकी मंगनी की मिठाई ना खाऊं तो डूब मरने का मुकाम है। तो फिर डूब मरो, अभी मिठाई का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं। सुमान का अंदाज बहुत सरसरी था। जफर ने उसे गौर से देखा। वजह? कोई खास वजह नहीं। अम्मी अब्बू जब तक किसी एक फैसले पर मुत्तफिक नहीं हो जाते, तुम्हारी मिठाई की हसरत हसरत ही रहेगी। सुमान ने अब भी सरसरी अंदाज में बताया। जफर ने संजीदगी से उसे देखा। सुमान जिस कदर सरसरी अंदाज में बात कर रहा था, मामला उतना भी सरसरी न था, उसने अंदाजा लगा लिया था। अगर अंकल आंटी कभी एक फैसले पर मुत्तफिक न हुए तो? उसकी जुबान पर खदशा ठहरा। तो वक्त बेहतर फैसला करने वाला है। सुमान ने कंधे उचका दिए। और जरिश, भूल पाओगे उसे? वो तो मुतफक्किर सा पूछ रहा था। क्या वो इस काबिल है कि कोई उसे भूल पाए? टेबल पर उंगलियां फेरते सुमान ने कहा तो डॉक्टर जफर कई सानिये तक सर को जुम्बिश दिए बगैर सुमान को देखता रहा, जिसके लहजे में एकदम बेचारगी और मलाल से मटाया था। और जरिश, क्या वो वाकई अभी तक बेखबर है? सरसराता हुआ सवाल था। सुमान हंस दिया। जफर को सुमान की हंसी में खुद आजारी की कैफियत महसूस हुई। तुम उससे बात करके देखो, अपने जज्बात से आगाह करो, शायद कोई बेहतर राह निकाल आए। नहीं, सुमान ने नफी में सर हिलाया। मैं उसे किसी भी तरह बात बताकर उसकी मासूमियत तबाह नहीं करना चाहता। वो बेखबर है और बेखबर ही रहे तो अच्छी बात है। अम्मी अब्बू शायद ही मुत्तफिक हो, ऐसे में अपनी उलझनों में उसे भी घसीट लूं, क्या ये अच्छा होगा? आखिर में सुमान ने सवालिया नजरों से डॉक्टर जफर को देखा तो उसने तायद में सर हिलाया। उसने कुछ कहने को लब खोले मगर जरिश को एंटर होते देखकर लब सी गया। समान अहमद ने भी रुख मोड़ कर देखा। उसी तरह चादर को अपने गिर्द लपेटे वो उसकी तरफ चली आई। बैंडेज पेशानी पर बैंडेज कर दी गई थी। हो गई ड्रेसिंग? जरिश ने सर हिलाया। वो बैठी नहीं थी। सुमान भी उठ खड़ा हुआ। बैठो यार, चाय मंगवाता हूँ, पी कर जाना। मैं जरिश का वेट कर रहा था। उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। नहीं यार, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं, फिर कभी सही। वहां हट में सभी इंतजार कर रहे होंगे। सुमान ने सहूलत से इनकार किया। कोई मेडिसिन वगैरह? सुमान ने पूछा। ये क्रीम लिख दे रहा हूँ, जख्म को एक ही दिन में मंदमल कर देगी, साथ में पेन किलर्स हैं, दर्द में अफाका देंगी। उसने चट में चंद अल्फाज घसीट कर नुस्खा सुमान की तरफ बढ़ाया। कोई फीस वगैरह? सुमान ने पर्स निकाला। सुमान? डॉक्टर जफर ने पेपर वेट उठा लिया। उसके इस अंदाज से सुमान तो एक तरफ जरिश भी हंस दी। ओके, तुम हिसाब किताब कर लेना, किसी दिन डिनर पर चलेंगे। सुमान ने पर्स वापस जेब में रख लिया। डॉक्टर जफर ने बुरा मनाते हुए कहा, देख रही हैं मिस जरिश, मुरव्वत नाम को नहीं है इस बंदे में, और मजाल है कभी एहसान ले ले किसी का, शर्मिंदा करके रख देता है ये बंदा। सुमान अहमद मुस्कुराने लगा। डिनर की फिक्र ना करो, फीस का अलग खाता रख लो, फिर कभी मामला क्लियर करूंगा। डिनर डन, जब कहोगे मैं आ जाऊंगा, बस शर्त यह कि जरिश भी साथ हो। क्यों जरिश, साथ देंगी हमारे साथ डिनर में? उससे बराह रास्त जरिश को मुखातिब किया। वो एकदम झीपी, फिर सुमान अहमद को देखा। वो मुस्कुरा रहा था। उसने नफी में गर्दन हिलाई। आह, हसरतन गुंचों पे जो बिन खिले ही। सुमान की तरफ मायने खेज नजरों से तकते उससे ठंडी आह भरी। सुमान ने तंबीही नजरों से घूरा मगर वो कब बाज आने वाला था। जाने न जाने, गुल ही न जाने हाल हमारा, बाग तो सारा जाने है। उसने सर खुजाते सर धुना। जफर? सुमान को उसकी गुनगुनाहट पर टोकना पड़ा। जरिश कौम का पजल हो रही थी। जफर हंस दिया। ओके, बेस्ट विशेस, गुड लक। सुमान ने हाथ मिलाते हुए कहा तो फिर भी वो शरारत से बाज नहीं आया। वहां से निकलकर जरिश को सुमान गाड़ी में बैठने का कहकर खुद मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ गया। मेडिसिन लेकर वो लौटा तो जरिश गाड़ी से टेक लगाए मुंतजिर थी। चलो बैठो। जरिश के हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर फ्रंट सीट का दरवाजा जरिश के लिए खोल दिया। फ्रंट सीट पर बैठकर जरिश ने चादर पेशानी से हटा ली। पेशानी की बाईं जानिब कनपट्टी के करीब बैंडेज की गई थी। अब कैसी तबीयत है? दर्द तो नहीं हो रहा? सुमान ने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले पूछा। जरिश ने नफी में सर हिलाया तो सुमान ने मुतमईन होकर गाड़ी स्टार्ट की।
आज फिर उसके अंदर एक तलातुम बरपा था। एक आग सी लगी हुई थी। हर चीज जलती हुई महसूस हो रही थी। उस एक चेहरे को देखने की तलब इतनी शदीद थी कि वो ऑफिस से उठकर सीधा उसके घर की तरफ चला आया। मगर बंद गेट के सामने गाड़ी रोके वो कितनी देर साकित और जामिद अपनी सीट पर बैठा रहा। अंदर जाकर क्या कहूंगा कि क्यों चला आया, और नवेरा वो क्या सोचेगी। शारिक जुमान दीवानगी की न जाने किस हद पर था, और वो फिक्र सोचो समझ की हद से बालातर। नवेरा की तलब दिन ब दिन उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। वो उसके लिए नहीं थी, वो अच्छी तरह जानता और समझता था। मगर ये पागल दिल, बाज औकात दिल बुरी तरह रुस्वा करवाता है। ये दिल के मामलात भी अजीब होते हैं। वो कुछ करवा लेते हैं जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई बेबसी और लाचारी भरा मुकाम आएगा जब वो अपने दिल के हाथों ही बेबस हो जाएगा। कितनी तावीलें, हजारों बहाने गढ़कर वो दिल को समझा चुका था, लेकिन ये दिल कुछ समझने पर आमादा ही ना था। वो अपनी ही बेलगामी दूर करने को दोबारा वो सब कुछ इख्तियार कर रहा था। वही पुराने दोस्तों की सोहबत, वही रंगो बू की महफिलें। हजार जतन कर रहा था वो एक दिल के लिए, मगर दिल किसी इख्तियार में ही ना था, किसी तरह काबू में ही नहीं आ रहा था। सिर्फ एक रट थी, नवेरा नवेरा नवेरा। वो कुछ भी ना मानता, मगर खानदानी उसूल और कवायद उसके सामने फन फैलाए आ खड़े होते थे। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर एक दफ़ा उसकी ज़ुबान से नवेरा का नाम इस अंदाज में किसी बड़े ने सुन लिया तो हर तरह का ताल्लुक़ तोड़ लेंगे। उसे ताल्लुक़ की परवाह नहीं थी, उससे रिश्तों की भी परवाह नहीं थी। जब जिंदगी का सबसे अहम ताल्लुक़, अहम रिश्ता उसका न बन सका तो बाकी रिश्तों को वो खाक अहमियत देता। लेकिन यहाँ बात दिल की थी, उसकी तलब की थी। दिल ने पहली दफ़ा टूट कर किसी को चाहा था, किसी का तकाजा किया था, मगर हजार मसलहतें उसके पाँव की जंजीरों से जकड़े बैठी थी। कितनी बंदिशें, कितनी मुश्किलें थीं जो उसकी राह में हायल थी। वो मुश्किल पसंद बंदा ज़रूर था। इसी मुश्किल पसंदी ने उसे किस किस मंजिल से न गुजारा था, हत्ता कि अपनी ज़ात को भी मुश्किल बना लिया था। लोग उससे मोहब्बत ज़रूर करते थे, मगर पीठ पीछे नफरत भी दुगनी करते थे। वो जानता था, सब समझता था, मगर अब समझने के दौर से गुजर चुका था। आदतें पुख्ता हो चुकी थीं। बहुत चाहने के बावजूद भी वो पुरानी हरकतों से हाथ नहीं खींच सका था। लेकिन ये दिल की तलब। शारिक जुमान ने एक गहरी सांस हलक से खारिज करके गाड़ी से बाहर कदम निकाला। गाड़ी लॉक करके उसने गेट बजाया तो 5 मिनट बाद खाला ने गेट खोला। अस्सलाम वालेकुम। वो फौरन सलाम बजा लाया। अरे शारिक आया है। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। उन्होंने एकदम खुश होकर प्यार किया। आओ आओ अंदर चलो। वो दरवाजे से हट गई तो वो अंदर आ गया। वो उसे लाउंज में लिए चली आई। शाम से 1.5 घंटा पहले का वक्त था। भाभी रात के खाने का एहतमाम करने में मसरूफ थी, जबकि नवेरा लाउंज में कालीन पर बैठी फ्रेम में कमीज लगाए मोती लगाने में मसरूफ थी। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। वो लाउंज के दरवाजे पर रुक गया। अम्मा ने कहा तो नवेरा ने सर उठाकर देखा। शारिक जुमान को देखकर वो चौंक गई। फौरन सर से फैला दुपट्टा दोबारा जमाया। अस्सलाम वालेकुम। वो अंदर आ गया था। नवेरा ने सर हिलाया। कैसी हो? गुड़िया उसके पास ही कालीन पर अपने खिलौनों से खेल रही थी। शारिक जुमान उसके मुकाबिल सोफे पर टिक गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं, खाला जान कैसी हैं? टांगे समेट कर अपनी नशिस्त बदल कर वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। बिल्कुल ठीक है। हाँ, कभी कभार तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, वरना तो ठीक ही है। शारिक जुमान ने पुरसुकून लहजे में कहा। नबील अभी तक नहीं आया? इर्द गिर्द देखते हुए शारिक ने पूछा। नहीं, आजकल लेट आ रहा है, तकरीबन मगरिब के बाद ही आता है, अम्मा ने कहा तो उसने सर हिलाया। इधर उधर देखते हुए नजरें वापस नवेरा पर आ ठहरी थी। चंद सानिया वो देखता रहा। वो मोती लगाने में मसरूफ थी, वरना शारिक की महवियत पर जरूर नागवारी का इजहार करती। नबील से कोई काम था? अम्मा ने पूछा तो शारिक जुबान खफत का शिकार हो गया। नहीं, यूं ही इधर से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों की भी खैरियत मालूम करता चलूं, उसने सुकून से कहा। नवेरा ने एक पल को सर उठाकर देखा, फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। अम्मा एकदम खुश हो गई। शारिक कम ही आता था, लेकिन अब उनके यहाँ आने लगा था। उनके लिए ये खुशी का मुकाम था। वजह जो भी थी, उनका जहन कहीं और जा ही नहीं सकता था। बस इसी बात पर ही खुश थी कि उससे भी रिश्तों की कदर का एहसास होने लगा है। अम्मा और शारिक बड़ी खाला की तबीयत को ही डिस्कस करने लगे। नवेरा अपनी काम करती रही। इस दौरान नबीला किचन से इधर आई तो शारिक को देखकर हैरान हो गई। अरे शारिक साहब आए हैं, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाएं। शारिक खड़ा हो गया।
सलाम दुआ करके बैठा तो नबीला भी नवेरा के पास आ बैठी। नबीला बेटा, शारिक के लिए खाने पीने को कुछ ले आओ। अम्मा के कहने पर वो फौरन उठकर चली गई। आपा की तबीयत की तरफ से बड़ी फिक्रमंदी रहती है। इस उम्र में माजूरी अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। बड़ा दिल दुखता है। डॉक्टर वगैरह से बात करके देखो, हो सकता है मसनूई टांग का बंदोबस्त हो ही जाए। अम्मा के कहने पर शारिक ने सर हिलाया। डॉक्टर से तो मुसलसल रब्ता रहता है, फिजियोथेरेपिस्ट से हर माह मुलाकात होती है। अब अम्मा का तफसीली चेकअप होना है, मगर अम्मा खुद ही अभी मसनूई टांग लगवाने के हक में नहीं है। आप लोग समझाएं, शायद आपकी बात मान जाए। नवेरा ने सर उठाकर देखा। वो खाला के मुतालिक वाकई फिक्रमंद दिखाई दे रहा था, वरना खाला से मुतालिक उसका रवैया खासा सर्द ही होता था। अल्लाह बेहतरी करेगा, मैं आपस से बात करूंगी, हो सकता है मान ही जाए। इस तरह कम अज कम बोझ तो खुद का सहार सकेंगी। बहन की माजूरी से मुतालिक अम्मा कितनी परेशान और मुतफक्किर रहती थी, नवेरा अच्छी तरह जानती थी। वो मुस्कुराकर दोबारा सर झुका गई। ज़रूर कीजिएगा, मेरी तो बात मानती नहीं, सिर्फ एक शर्त, आप बात करके देख लें, हो सकता है आपकी बात मान लें। अम्मा ने सर हिलाया तो नबीला भाभी ट्रे में चाय बिस्किट वगैरह के लवाजमात उठाए चली आई। आप उनकी सेहत के लिए उनकी शर्त मान क्यों नहीं लेते? शर्त क्या थी, सारा खानदान जाता था। भाभी ने छोटी तपाई पर लवाजमा सजाते हुए शारिक जुमान को कहा, हाँ बेटा, और कितनी देर करोगे अपनी शादी में? तुम, नबील और नवाज हम उम्र ही हो, बस साल 2 साल का फर्क है तुम दोनों में। इस बुढ़ापे में आपा की सारी उम्मीदें तुमसे ही वाबस्ता हैं। कब तक यूं ही रहोगे? नबील की माशाल्लाह से बेटी है, नवाज भी 1-2 माह के वक्फे से किनारे लग जाएगा। अब सिर्फ तुम रह जाते हो। आपा को असल परेशानी तुम्हारी तरफ से है। उनकी ख्वाहिश इतनी बेजा भी नहीं। माना कि तुम उनको सगी मां नहीं गर्दानते, मगर उन्होंने तुम्हें हमेशा सगी औलाद से बढ़कर ही चाहा है। उन्होंने भी एकदम वही मौजू छेड़ दिया था जिससे वो हमेशा पहलू तही कर जाता था। बाज औकात तो भड़क भी उठता था, अब भी लब भींच लिया। नबीला ने शारिक को चाय का मग थमाया तो उसने खामोशी से थाम लिया। भाप उड़ाती चाय के कप को घूरते उसने एक नज़र नवेरा को भी देखा, जो बज़ाहिर अपने काम में मसरूफ थी, मगर सारी तवज्जो इधर ही मबजूल थी। अब भी शारिक की निगाह से निगाह मिली तो फौरन सर झुका लिया। शारिक ज़ुमान के अंदर हर तरफ धुआं धुआं सा समा होने लगा। खानदान के बाकी लड़कों को अपनी पसंद बताने की खुली इजाज़त ही नहीं मिलती, मगर आपको तो ये खुसूसी रियायत भी हासिल है, फिर देर किस बात की है? नबीला भी कहे बगैर न रह सकी। शारिक ने गरम कप को मुंह से लगा लिया, घूंट भरा तो एकदम होंठ जल उठे, फौरन कप होंठों से परे हटाया। अगर पसंद नापसंद का मसला है तो बताएं, हम आपका साथ देंगे, भरोसा कर सकते हैं हम पर। आखिर में नबीला का अंदाज शरारत आमेज था। शारिक तलखी से हंस दिया। अम्मा भी मुस्कुराई। नजर फिर नवेरा के झुके सर पर जा ठहरी। सीधी साफ शफाफ मांग आधा सर दुपट्टे से ढांपा हुआ था। शारिक की निगाह उस पर अटक गई। पसंद? वो जेर लब बुड़बुड़ाया और फिर कप होंठों से लगा लिया। मेरे चचा की बेटियां बड़ी प्यारी सुलझी हुई हैं, अगर कहें तो बात चलाऊं। दरअसल चची जान उनके रिश्तों के मुतालिक आजकल बड़े हाथ पैर मार रही हैं, क्या ख्याल है? अब के नवेरा ने भी मुस्कुरा कर सर उठाया। शारिक एकदम नबीला की बात पर घबरा गया, जैसे वो वाकई रिश्ते के लिए हामी भरवा के ही उठेंगी। नहीं नहीं, प्लीज किन बातों को ले बैठी हैं, कोई और बात करें। नबीला खुलकर हंसी। शारिक की घबराहट ने एक अजब लुत्फ दिया। सभी हंस दिए। ये बंदा इस जिक्र से घबरा भी सकता है? नवेरा को शदीद हैरत हुई, जो खासी खुशगवार भी थी। शारिक भाई, आप ख्वामख्वाह ताखिर कर रहे हैं। आपको एक चांस मिल रहा है, अभी तो हर कोई आपकी मिन्नतें कर रहा है, बाद में आप तरसेंगे, कोई मजाक में भी नहीं पूछेगा। मुसलसल खामोश अपने काम में मसरूफ नवेरा के इस मजाक पर शारिक के होंठों की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। अभी तुम अपनी शादी के बखेड़ों से निपटो, मेरी फिक्र ना करो, अपने लिए मैं खुद ही काफ़ी हूँ, उसने भी मजाकन कहा। नवेरा शादी के जिक्र पर झीम गई। तभी इतनी देर कर रहे हैं? नबीला भाभी ने उसके आखिरी जुमले का जवाब दिया। वो कह कर लगा कर हंस दिया। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। वो कह तो भाभी को रहा था, मगर देख सिर्फ नवेरा को रहा था। वो भी मुतवज्जे थी तो एकदम सटपटा गई। शारिक की निगाहों की अजीब सी कैफियत एकदम नवेरा के अंदर कुछ क्लिक कर गई। पिछले कुछ अरसे से वो जो शारिक की तरफ से बदगुमान हो रही थी, आज शारिक की निगाहों की शराफत महसूस करके वो पहले की तरह मंजर से गायब नहीं हुई, मगर अब एकदम शारिक की बात ने उसे सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। एकदम चेहरे पर वही हर बार डराने वाला नागवारी का एहसास जागा, जो शारिक की निगाहों से उसके चेहरे पर छा जाता था।
हर किसी के साथ ये मिसल सादिक नहीं आती। बाज औकात सब्र का फल कड़वा भी हो जाता है। नागवारी की एक लहर जो उसके चेहरे पर छाई थी, उसका असर जबान की कड़वाहट में भी आ गया। शारिक जमान नवेरा की बात पर अच्छा खासा महफूज हुआ था। मसलन उसने बराह रास्त नवेरा के चेहरे को अपनी निगाहों के हिसार में ले लिया था। नवेरा उलझ गई, अपनी बात कहकर पछताई। शिकायत और नागवारी की कैफियत लिए शारिक को देखा। ये मिसाल तो आप खुद ही बेहतर जानते होंगे। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इंसान के सब्र के फल में उसके किरदार और शख्सियत की पुख्तगी का भी बड़ा अमल दखल होता है। उसने बराह रास्त शारिक जुमान पर चोट की। शारिक जुमान एकदम लब भींच गया। नबीला भाभी और अम्मा को भी नवेरा की बात इंतहाई बुरी लगी। नवेरा, शारिक के चेहरे की सुर्खी एकदम बढ़ गई। अम्मा ने फौरन टोका। नवेरा ने सर झटका। इंसान को सोच समझ कर बोलना चाहिए। हर वक्त बिला सोचे समझे बोलने की आदत अच्छी नहीं होती। अम्मा को उसका सर झटकना मजीद बुरा लगा। शारिक खामोश रहा, मगर अंदर ही अंदर एक आग जल उठी। यही बात उसे तकलीफ देती थी, इसीलिए वो एक अरसे से इस जिक्र से भाग रहा था। नवेरा की तरफ दिल तो अब रागिब हुआ था। वो तो कब से शादी न करने के फैसले पर डटा हुआ था, लेकिन इस वक्त नवेरा की बात दिल में तीर की तरह खुप गई। आई एम सॉरी शारिक भाई, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैंने तो यूं ही सरसरी सा कह दिया था। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। चलें, आज आप बता ही दें किस किस्म की लड़की चाहते हैं। हम बड़ी अम्मा की मदद करेंगे लड़की की तलाश में। नबीला भाभी ने फिर वही बात छेड़ दी। उसे आज यहाँ आना खासा महंगा पड़ रहा था। मेरी समझ में नहीं आता सबको हो क्या गया है। हर किसी को मेरी शादी की फिक्र पड़ी हुई है। घर में अम्मा, इधर आप लोग और दूसरी तरफ नवाज। कहते हैं शादी का तजुर्बा खासा नुकसानदेह साबित होता है, इसलिए वो अक्लमंद है जो ये तजुर्बा नहीं करता। वो इस किस्म के माहौल, इस किस्म की बेतकल्लुफी और मजाक का आदी न था, मगर खुद को यूं निशाना बनते भी नहीं देख सकता था। एक गहरी सांस खींचते हुए उसने जवाबी कार्रवाई की तो भाभी ने उसे घूरा। हरगिज नहीं, मर्दों को तो शादी से फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि उनके तो ऐश ही ऐश होते हैं समझे। शादी तो औरत की जिंदगी में तब्दीली लाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो भी शादी ना करे वो अक्लमंद होता है, बल्कि बाज लोग ना करके भी कम अकली का मुजाहरा करते हैं। आपने सुना तो होगा, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जब एक पहिया ही नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। और ये भी सुना होगा कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। इसलिए अब वो दौर गुजर गया जब औरत को डिग्रेड किया जाता था, बल्कि आज का दौर बराबरी का है। हर चीज़ से लेकर रिश्तों तक में बराबरी, चाहे वो रिश्ता मियाँ बीवी का ही क्यों ना हो। भाभी शुरू हुई तो वो कहती चली गई। उनकी ये बातें सुनकर शारिक मुस्कुरा दिया। आप जब किसी एक मफरूज़े पर कारबंद होकर किसी फैसले पर जम जाते हैं तो भी ये रविश बाज़ औक़ात तकलीफ दे साबित होती है। शादी ब्याह खेल नहीं, ना ही महज तफरी का सामान है। निकाह सुन्नत नबवी है। ये एक मुक़द्दस फरीज़ा है। यूं कहें निकाह एक किला है। उस किले के अंदर आकर मर्द और औरत शैतान के शर से बच जाते हैं, बहुत सी बुराइयों और सहकारियों से भी बच जाते हैं। भाभी ने बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू का रुख इस तरफ मोड़ा कि जहाँ शारिक जुमान को अपनी ज़ात मौजूए बहस बन सकती थी। शारिक एक एक लफ्ज़ बगौर सुनता और पहलू बदलता रहा। उसे एहसास होने लगा कि उसने यहाँ आकर गलती की है। अब ऐसी भी क्या बेख्तियारी कि इंसान से फिक वजूद के लिए अपनी ज़ात को यूं मौजूए बहस बनवा डाले। शारिक जुमान के चेहरे के न सिर्फ तासुरात बदल गए थे, बल्कि वो लब भी भींच गया था। उसके चेहरे के तासुरात इस कदर वाज़े थे कि अम्मा ने बगौर शारिक का चेहरा देखा और आंखों ही आंखों में नबीला को चुप रहने का इशारा किया। छोड़ो इन बातों को, तुम सुनो, अखबार के अलावा और क्या करते रहते हो? फारूक भाई के भी यहाँ जाते हो या नहीं? उन्होंने खुद ही मौजू बदल दिया। शारिक के भिंचे लब एकदम गहरी सांस की सूरत इख्तियार करते हुए पुरसुकून हो गए। जी सिर्फ अखबार के दफ्तर ही जाता हूँ। फारूक चचा अकेले में कारोबार देखते हैं, नवाज और चचा जान खबर कर देते हैं। खुद कभी जाने का ध्यान ही नहीं आया। यूं कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। चाय बातों के दौरान कब की ख़त्म हो चुकी थी। मजीद किसी चीज़ की तरफ उसने हाथ नहीं बढ़ाया था। खाली कप आगे बढ़कर तपाई पर रखकर वो खुद भी खड़ा हो गया। बैठो बेटा, रात का खाना खा कर जाना, मगरिब होने को है। नबील बस थोड़ी देर में आ जाएगा। उसे उठता देखकर अम्मा ने फौरन कहा। शारिक ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं चलता हूँ, एक दो दोस्तों से भी मिलना था, बस इधर से गुजरा तो चला आया, फिर कभी चक्कर लगाऊंगा।
नवेरा ने देखा ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस अच्छा खासा वजीह लग रहा था। ये सच था कि शारिक जुमान खानदान भर में अपनी वजाहत और शख्सियत की खूबसूरती में बेमिसल था, मगर उसके किरदार ने उसकी तरफ से नवेरा का दिल उचाट कर दिया था। तभी शारिक ने उसे देखा और नवेरा की नजरें मिली। शारिक जुमान की आंखों की कैफियत थी या फिर क्या बात थी कि एक कूंदा सा लपका था। नवेरा ने फौरन सर झुका लिया। ये शारिक भाई मुझे हमेशा इस अंदाज से क्यों देखते हैं? दिल एकदम कांपने लग जाता है। अजीब शख्स है। अगले ही पल नागवारी के एक गहरे एहसास ने नवेरा को अपनी लपेट में ले लिया था। ऐसे ही तासुरात उसके चेहरे पर भी छा गए थे। वो अम्मा से इजाजत लेकर आगे बढ़ा। वापस पलटते और दरवाजे की तरफ जाते हुए भी उसने कई बार नवेरा की तरफ देखा, मगर नवेरा ने दोबारा उसकी तरफ देखना तो दूर, चेहरा ही मोड़ लिया। ये मेरा दिल हर बार शारिक जुमान की आंखों की पुरस्रारियत बल्कि नागवारियत मुझ पर क्यों आश्कार कर देता है? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? वो उलझ चुकी थी। फ्रेम पर मोती लगाने में उसका ध्यान बढ़ चुका था। उसे एकदम से शारिक जुमान की शख्सियत से बेजारी और नफरत का एहसास होने लगा। हॉक्स बे के अगले 2 रोज तक उस्मान और जुबारिया रहे थे। एक दिन पप्पो के यहाँ चले गए थे और उसके अगले दिन अम्मी के दोनों मामू और खालाओं के यहाँ हो आए थे। आज उनकी वापसी थी। सारी तैयारी वगैरह मुकम्मल थी। सुमान अहमद उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। अपना ख्याल रखना और जाते ही फ़ोन कर देना। तायरा बेगम ने उस्मान को देखते हुए खास ताकीद की थी। फिर उन्होंने जुबारिया को गले लगाया। हमजा को सुमान ने पहले ही उठाया हुआ था। सबसे मिलकर वो लोग गाड़ी में आ बैठे। गाड़ी सुमान अहमद ड्राइव कर रहा था। फ्रंट सीट पर उस्मान था, जबकि जुबारिया पिछली सीट पर हमजा को गोद में लिए हुए थी। यार जरा चचा अब्बू की तरफ गाड़ी मोड़ लो, मिलते हुए चलते हैं। उनको भी खुदा हाफिज कह ले, वरना उनका दिल खराब होगा। जैसे ही सुमान मेन रोड पर गाड़ी लाया तो उस्मान ने फौरन कहा। सुमान ने पलट कर देखा, शायद इसीलिए वो लोग जल्दी घर से निकल आए थे। उसने खामोशी से गाड़ी दूसरी सिमत मोड़ ली। वैसे सुमान, अम्मी के रवैये से तुमने नोट किया है, वो पहले से कुछ बदली हैं। इस दफ़ा जिस तरह उन्होंने हमारी आओ भगत की है, पहले कभी इस तरह उन्होंने हमें वेलकम नहीं किया। अचानक उस्मान ने कहा। तो और क्या, मामा का रवैया मुझसे भी कुछ खिंचा खिंचा होता था, लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने अगली पिछली सारी कसर निकाल दी। जुबारिया भाभी भी मुस्कुरा रही थी। सुमान मुस्कुरा दिया। ये बात उसने भी नोट की थी, मगर अम्मी के रवैये के पीछे मौजूद मुहर्रिक का वो खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा पाया था। अम्मी से तो नहीं, मगर अब्बू से बात हुई है मेरी। तुम्हारी शादी के मुतालिक कह रहे थे कि तुम्हारे कहने पर उन्होंने खुद ही इस मौजू को फ़िलहाल टाल दिया है। हाँ, मैंने खुद ही अब्बू को मना कर दिया था। ख्वाह दोनों घरों में एक टेंशन सी क्रिएट हो रही थी। अम्मी भी हद से ज़्यादा जज्बाती हो रही थी। जरिश को उन्होंने सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया था। साफ लफ्ज़ों में तो नहीं, मगर उन्होंने उसे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर मैंने खुद ही सोचा तो यही मुनासिब लगा कि फ़िलहाल इस टॉपिक को यहीं रहने दें। और दूसरी तरफ जरिश भी पढ़ी है। इस तरह यूं सिर्फ कशीदगी ही पैदा हो रही थी और कुछ भी खास नहीं हो रहा था। सुमान ने बताया तो उस्मान ने सर हिला दिया। सुमान ने बिल्कुल सही कहा है, जरिश भी पढ़ रही है। चचा जान इतनी जल्दी तो जरिश की रुखसती नहीं करेंगे। इस तरह हो सकता है अम्मी जान की जिद भी टूट जाए और उनके दिल में भी जरिश के लिए जगह बन जाए। जुबारिया ने भी राय दी। जरिश में भी बचपना भी बहुत है, लाओबाली से तबीयत की मालिक है। कुछ चचा जान और चची जान की बेहद लाडली भी है। हो सकता है तब तक वो भी मेच्योर हो जाए। ये जुबारिया की दूसरी राय थी, जिससे सुमान को जरा भी इख्तिलाफ न था। वो लोग चचा के यहाँ पहुंचे तो उस वक्त घर में बिल्कुल खामोशी थी। शाइस्ता बेगम उनको लॉन में मिल गई। सुमान की गाड़ी अंदर आते देखकर वो फौरन उनकी तरफ चली आई। अस्सलाम वालेकुम चची जान। जुबारिया ने सलाम किया तो उन्होंने उसे गले लगाया और जुबारिया से हमजा को अपनी गोद में ले लिया। जा रहे हो तुम लोग? पिछली सीट पर बैग देखकर उन्होंने सुमान और उस्मान को देखा। बस इतनी ही छुट्टियां थी, 1 घंटा बाद की फ्लाइट है, सोचा चलते चलते आपसे भी मिल लें। उस्मान करीब चला आया। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और उनको लेकर अंदर चली आई। घर में बड़ी खामोशी है। जुबारिया ने इर्द गिर्द देखा। हाँ, नोशी कॉलेज गई है। फरह ने तुम लोगों की वजह से छुट्टी की थी तो जरिश भी नहीं गई कि वो अकेली जाकर क्या करेगी। तुम्हारे चचा जान की आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कमरे में लेटे हुए हैं। उन्होंने तफसीली जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ है उनकी तबीयत को? चचा की तबीयत का सुनकर तीनों ही परेशान हो गए। होना क्या है, वही दिल का दर्द। रात को अच्छे भले थे,
सुबह ऑफिस की तैयारी कर रहे थे कि सीने में दर्द शुरू हो गया। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। नौशी कॉलेज जा चुकी थी, जरिश घर पर थी। उसी ने डॉक्टर जुबैरी को कॉल की। उन्होंने आकर मेडिसिन दी, इंजेक्शन भी लगाए। अभी लेटे हुए हैं। जरिश उनके पास कमरे में ही है। शाइस्ता बेगम के चेहरे पर गुजरे लम्हों का अक्स था और तकलीफ थी। सुमान अहमद ने एकदम आगे बढ़कर उन्हें कंधों से थामा। हमें कॉल क्यों नहीं की? फोन कर दिया होता, हम आ जाते। शुक्र है तबीयत संभल गई है, अगर ज्यादा खराब हो जाती तो। चचा और चची के मामले में वो किस कदर हसास था ये सभी जानते थे। नाराजगी और शिकवे से कहा तो वो सब मुस्कुराने लगे। अल्लाह का शुक्र है अब तबीयत बेहतर है, उन्होंने तसल्ली दी। मैं देखता हूँ। वो उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। जब सुमान कमरे में दाखिल हुआ तो जरिश बिस्तर पर दराज सऊद अहमद का सर दबा रही थी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। सुमान को अंदर दाखिल होते देखकर जरिश ने सर उठाया। अरे सुमान भाई, आप? अस्सलाम वालेकुम। सुमान आगे बढ़ाया। सऊद अहमद ने भी सुमान को देखा। उन्होंने मुस्कुराकर उसकी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। सुमान अहमद उनसे हाथ मिलाकर उनके करीब ही जगह पकड़ ली। तभी उस्मान, जोबारिया और शाइस्ता भी चले आए। अरे उस्मान और जोबारिया भी आए हैं। वो एकदम उठ बैठे। उन्होंने उस्मान को गले लगाया और जोबारिया को प्यार किया। जा रही हो तुम लोग? वो जानते थे आज उनकी फ्लाइट है। उस्मान ने सर हिलाया। हम लोग आपसे मिलने आए थे, मगर यहाँ आकर चची ने बताया कि आपकी तबीयत खराब है। उस्मान ने तफक्कुर से पूछा तो वो हंस दिए। तबीयत क्या खराब होनी है, बस दिल चाह रहा था बेगम से खिदमत करवाने को। उनका अंदाज ही ऐसा था कि सभी हंस दिए। शाइस्ता बेगम ने उन्हें घूरा। खुदा का खौफ करें, सुबह हमारे हाथ और पैरों से जान निकली जा रही थी और अब कैसे मजाक सूझ रहा है। उन्हें एकदम सुबह का वाक़या याद आ गया, जब सऊद अहमद की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अगर जरिश घर पर ना होती और डॉक्टर जुबैरी को फ़ोन न करती तो न जाने क्या होता। इस तस्वुर से ही उनका दिल कांप उठा था। और क्या, सच्ची भाभी, सुबह पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। एकदम ही दिल में इतना दर्द उठा था। सऊद अहमद दिल के मरीज थे। एक दो दफ़ा पहले भी तकलीफ हो चुकी थी, लेकिन सीरियस हालत कभी नहीं हुई थी। जरिश की बात पर वो मुस्कुराए। ये दोनों माँ बेटी तो बस यूं ही खौफजदा हो रही हैं। मामूली दर्द था, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर सबको यकीन दिलाना चाहा। फिर भी आपको ख्याल रखना चाहिए, दिल का मामला है। डॉक्टर जुबैरी हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, अच्छी तरह ट्रीटमेंट करवाएं। उस्मान ने मशवरा दिया। शाम को मेरे साथ चलिएगा, डॉक्टर जुबैरी के क्लिनिक में खुद सारे टेस्ट करवाऊंगा। खुदा न खास्ता कोई सीरियस बात तो नहीं। शाइस्ता बेगम के लहजे और जरिश के उतरे चेहरे से सुमान ने अच्छी तरह अंदाजा लगा लिया था कि उन्हें किस किस्म का दर्द हुआ होगा, वरना वो आम हालात में अपनी तकलीफ घर वालों पर जाहिर भी नहीं करते। सुमान ने तशवीश से कहा, क्या हो गया है यार तुम लोगों को? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल फिट फाट हूँ, मामूली दर्द था बस। हर दफ़ा इसी तरह टाल जाते हैं, इस दफ़ा कोई बात नहीं सुननी। तुम आ जाना, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी, डॉक्टर जुबैरी से बात करूंगी। शाइस्ता ने सऊद अहमद के लापरवाह अंदाज पर फौरन कहा। उन्होंने बेगम को देखा, मगर वो नजरें फेर गई। क्या करती हो बेगम, तुमने इन बच्चों को भी परेशान करके रख दिया। मिलने आए थे ये लोग तो। उन्होंने अपनी तरफ से सबका ध्यान बटाना चाहा, खास तौर पर शाइस्ता बेगम का। हम लोग तो मिलकर चले ही जाएंगे, मगर आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। जुबैरिया ने भी कहा तो वो मुस्कुरा दिए। आप हमारे यहाँ आइएगा, हम इंतज़ार करेंगे आपका। आने वाले दिनों में बच्चों की दिसंबर की छुट्टियां तो हो रही हैं, जरिश और नौशी के हमरा चक्कर लगाइए। उस्मान ने आखिर में कहा तो जरिश एकदम पुरजोश हो गई। तो और क्या पापा, आपने मुझसे वादा किया था कि हम इस दफ़ा ज़रूर इस्लामाबाद जाएंगे। इस तरह आपकी तबीयत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। वो उनकी दाईं जानिब थी, बाईं जानिब सुमान अहमद, साइड में जोबारिया और उस्मान थे। चलो देखेंगे, फुर्सत मिली तो ज़रूर चक्कर लगाएंगे। उन्होंने हामी भरी। भाभी हम सब आएंगे, हादी आपा को भी साथ लेकर आएंगे। फराह, अली और उसने सुमान की तरफ देखा। सुमान भाई, आप चलेंगे ना हमारे साथ? उसने सुमान से पूछा। पता नहीं, सुमान ने कंधे उचकाए। दरअसल ऑफिस रूटीन में शायद ही वक्त मिले। दूसरी सूरत में वो इनकार कर रहा था। यार चले आना, थोड़ा सा वक्त निकाल लेना एक दो दिन के लिए। उस्मान ने कहा तो उसने फिलहाल सर हिला दिया। वो जानता था दिसंबर के महीने में इंतहाई मसरूफियत के दिन होंगे, मुश्किल से ही वक्त निकल पाएगा। बेगम, बच्चों की तवाज़ुन के लिए कुछ ले आओ, चाय वगैरह। उन्होंने साइड कुर्सी पर बैठी शाइस्ता बेगम से कहा तो वो फौरन सीधी हो गई। उनकी बातों में लगकर तो वो भूल ही गई थी। नहीं चची जान, फ्लाइट में अब थोड़ा सा ही वक्त है, हम तो बस खड़े खड़े ही खुदा हाफिज कहने आए थे, अब चलना चाहिए।
उस्मान ने मना कर दिया। सुमान भी घड़ी देखता हुआ उठ खड़ा हुआ। अच्छा चचा जान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चेकअप जरूर करवा लीजिएगा। जुबारिया भी उठ गई। फिर वो सब उनसे मिलकर कमरे से निकल आए। जरिश भी उनके साथ चली आई। कमरे से निकलते हुए शाइस्ता बेगम ने अलमारी से 2 शॉपिंग बैग निकाले। ये तुम लोगों के लिए मैंने तोहफे लिए थे, परसों शॉपिंग के लिए गई थी, तुम तीनों के लिए ले लिए हैं। उन्होंने बाहर आकर बैग्स जुबारिया को थमाए। उन्हें यकीन था कि ये लोग मिलने जरूर आएंगे। जुबारिया शर्मिंदा हो गई। आपने यूं ही तकल्लुफ कर डाला। कोई तकल्लुफ नहीं है, इनमें मेरे और नौशी की तरफ से भी 2-2 गिफ्ट बैग हैं, आप और हमजा के लिए, जरिश ने कहा। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप ज़रूर आइएगा, हम इंतज़ार करेंगे। वो बैग गाड़ी में रखकर चची के गले लग गई। फिर उसने जरिश को भी गले लगाया। उस्मान भाई ने उनसे हमजा को ले लिया था। शाइस्ता बेगम ने उस्मान को प्यार देते हुए हमजा का रुखसार चूमा, फिर मुट्ठी में दबे कई नोट उसकी जेब में ठूंस दिए। ये क्या कर रही हैं आप? उस्मान ने चची को मना करना चाहा, मगर उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। शर्म करो, इतने अरसे बाद हमारी बहू और पोता आया है, वो क्या खाली हाथ जाते अच्छे लगते? ये प्यार है, तुम्हें क्यों इतराज हो रहा है? सुमान अहमद एक तरफ खड़ा मुस्कुराते हुए ये सब कुछ देख रहा था। आप पापा को फोन करके याद करवाते रहिएगा, इस दफा आपके यहाँ आने का प्रोग्राम पक्का है, ये ना हो कि टाल जाए। वो लोग गाड़ी में बैठे तो जरिश जुबारिया की तरफ मुस्कुराते हुए झुक गई। सुमान अहमद ने ड्राइविंग सीट संभाली। मैं चचा जान को शाम में डॉक्टर जुबैरी के पास ले जाऊंगा, आप तैयार रहिएगा। गाड़ी स्टार्ट करते हुए सुमान अहमद ने शाइस्ता बेगम को खास ताकीद की। वो मुस्कुरा दी। सुमान ने गाड़ी रिवर्स करके आगे बढ़ाई तो दोनों ने हाथ हिलाया। जवाबन जुबारिया ने भी हाथ हिलाया और फिर देखते ही देखते गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। सुमान शाम से कुछ पहले ही सऊद अहमद को लेने आ गया था। शाइस्ता बेगम साथ जाने को तैयार हो गई थी, मगर ऐन वक्त पर नौशी के ससुराल से हारून पाशा की फैमिली का फोन आ गया कि वो लोग सऊद अहमद की अयादत को आ रहे हैं। उन्हें नफीसा आपा के यहाँ से इल्म हुआ था कि सऊद अहमद की तबीयत खराब है, जबकि नफीसा आपा के यहाँ जरिश ने फोन करके हादी आपा को पापा की तबीयत की खराबी की इतला दी थी। शाइस्ता बेगम ने अपना जाना मुलतवी कर दिया। सुमान सऊद अहमद को ले चला गया तो शाइस्ता बेगम मेहमानों की आमद तक उनके तवाज़ो के लिए किचन में घुस गईं। आध घंटे बाद हारून पाशा, उनकी बेगम और अफान तीनों आ गए। शाइस्ता बेगम मेहमानों के पास लाउंज में चली गईं और वो दोनों किचन में काम करती रहीं। दोनों जाकर मेहमानों से मिल आईं, फिर एक दफ़ा जाकर नौशी चाय दे आई। जरिश किचन में ही यास्मीन का हाथ बटाती रही। थोड़ी देर बाद फुप्पो, हादी आपा, वकार भाई और जमाल मामू चले आए। दोनों बहनें जाकर उनसे भी मिली और फिर नौशीन ने दोबारा ट्रॉली तैयार की और अब की बार जरिश चाय सर्व करने लाउंज में आई। अभी वो चाय सर्व करके फारिग भी नहीं हुई थी कि ताया, अब्बू, अली और फरा आ गए। या अल्लाह, आप लोग इकट्ठे नहीं आ सकते थे, एक एक करके आ रहे हैं। फरा से हाथ मिलाते हुए उसने घूरा। वो कुछ समझी नहीं, बस मुस्कुरा दी। हम तो चचा जान की मिजाज पुरसी को आए हैं। वो अली के साथ सोफे पर बैठ गई। वो मजीद कप लेने किचन में भागी। चाय तो वहाँ थी मगर कप कम थे। ताया, अब्बू, अली और फरा भी आए हैं। यास्मीन के साथ मिलकर फुलके बनाती नौशी को उसने बताया तो वो हैरान हो गई। वाकई? बड़े अरसे बाद फुप्पो, ताया, अब्बू और तुम्हारे ससुराली एक जगह इकट्ठे हुए हैं। या तुम्हारी मंगनी पर हम सब इकट्ठे हुए थे? वाकई? अच्छा, पापा आ गए? नहीं, मामा सबको दोबारा से बता रही हैं कि सुमान भाई के साथ पापा डॉक्टर जुबैरी के पास गए हैं। उसने ट्रे में कप रखे तो सुमान अहमद की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। सुमान भाई आ गए। उसने 2 कप मजीद ट्रे में रखे। वो लाउंज में आई तो पापा और सुमान भी अंदर आ चुके थे। दोनों अब सबसे मिल रहे थे। फिर पापा ताया अब्बू के साथ बैठ गए। क्या कह रहे थे डॉक्टर जुबैरी? मामा ने पूछा। वो खामोशी से कपों में चाय डाल रही थी मगर सारा ध्यान इधर ही था। कुछ भी नहीं, मैंने अपने सामने ईसीजी करवाई है, नॉर्मल कंडीशन थी। डॉक्टर जुबैरी ने मेडिसिन लिख दी है, मैं ले आया हूँ, बस परहेज करने को कहा है, फिक्र वाली कोई बात नहीं है। सुमान अहमद ने बताया। शुक्र है अल्लाह का। मामा ही ने वहाँ मौजूद हर शख्स ने ये कलमात अदा किए, किसी ने बावास और किसी ने दिल में। जब जरिश की कॉल आई तो मुझे उस वक्त से बहुत फिक्र हो रही थी, दिल बैठा जा रहा था। आप लोगों ने मुझे सुबह इतला कर दी होती। हादी आपा ने मामा को देखा तो पापा हंस दिए। मैं सारा दिन इसे मना करता रहा कि मगर इसे चैन नहीं पड़ रहा था, तुम्हें बता कर ही दम लिया। जरिश ने चाय का कप उन्हें थमाया तो उन्होंने उसे चपत लगाई। अच्छा किया ना, ये फोन न करती तो किसी को भी पता न चलता। पुप्पो ने कहा तो वो मुस्कुरा कर पलटी और ट्रे में रखा हुआ कप उसने सुमान की तरफ बढ़ा दिया। सुमान ने कप थामा तो वो खाली ट्रे टेबल पर रखकर एक तरफ रखे कुशन पर जा बैठी।
बड़े सब इधर उधर की बातों में मसरूफ हो गए। सुमान अफान से महवे गुफ्तगू था। खवातीन एक दूसरे से। फरा उसे इशारा इशारा करके उठ खड़ी हुई। दोनों किचन में आईं तो मामा भी चली आईं। खाना तैयार है? उन्होंने नौशी से पूछा, फिर फौरन आगे बढ़कर बर्तन चेक करने लगी। तकरीबन सब कुछ ही तैयार है। यास्मीन, डाइनिंग रूम का दरवाज़ा खोलो। ये कुर्सियाँ और मेज़ उधर लगाओ। मेहमान ज़्यादा हैं, कहीं डाइनिंग रूम की कुर्सियाँ कम ना हो। नौशी, जरी, फटाफट खाना लगाओ। उन्होंने तीनों से कहा तो फरा भी उनके साथ हो ली। चिकन का सालन, साथ चावल और फुलके थे। कम वक्त में बस यही बन सका था। टेबल सेट करके उन्होंने सबको डाइनिंग रूम में बुला लिया। मैं इधर अकेला बैठा बोर हो रहा हूँ। सब अपनी बातों में मसरूफ हैं, किसी को मेरी परवाह ही नहीं। अली मजलूमियत का इश्तिहार बना धड़ाम से बिस्तर पर गिरा। जरिश ने उससे एक मुक्का जड़ा। उसे उसके बैठने का ये अंदाज इंतहाई जहर लगता था। शर्म करो बदतमीज, ऐसे बैठते हैं? उसने घूरा तो वो हंस दिया। मेरे नज़दीक तो ऐसा ही बैठा जाता है। उसने मूंगफली की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया तो नौशी ने प्लेट उसकी पहुंच से दूर कर दी। ये हमारा हिस्सा है, तो मेरा हिस्सा कहाँ है? उसे कम से कम नौशी से ऐसी बेमुरवती की उम्मीद नहीं थी। जहां से तुम आए हो, फराह ने कहा तो उसने दांत पीसे। मैं तुम लोगों के लिए यहाँ आया हूँ, हमने तुम्हें बुलाया तो नहीं था। फिर जहाँ लड़कियां हों वहाँ लड़कों का क्या काम? अली का जी चाहा कि जरिश का सर फाड़ दे। बड़ी मुरव्वत हो तुम लोग। वो ड्राई फ्रूट्स की तरफ से नाउमीद होकर नीम दराज हो गया। किसकी चुगलियां हो रही थीं? कम से कम तुम्हारी नहीं। जरिश ने उसे मुंह चिढ़ाया। तुम लोग मेरी कर भी नहीं सकते। मुझ जैसा नेक और शरीफ लड़का पूरे खानदान में नहीं होगा। उसने लंबी हाँकी तो तीनों को हंसी आ गई। माशाल्लाह, क्या कहने तुम्हारी नेकी और शराफत के। नौशी ने भी चिढ़ाया तो वो हंस दिया। कोई शक है? ऐसा वैसा? फराह के कहने पर उसने उसे घूरा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहनें भाइयों के बारे में ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं। जरिश ने उसे मजीद चढ़ाया। इससे पहले कि वो जवाबी कार्रवाई करता, दरवाजे पर नॉक करते सुमान, अफान और हादिया आपा चली आई थी। तुम लोग इधर क्यों आ बैठे? सुमान और अफान सामने सोफे पर बैठ गए थे, जबकि हादिया आपा ने जरिश के करीब जगह पकड़ ली। बड़ों की अपनी बातें हो रही थी, वही बिजनेस की गुफ्तगू। एक तरफ बैठ कर बोर होने से बेहतर है हम यहाँ आ बैठे। फराज ने चिलगोजे छील कर खाते हुए जवाब दिया था। नौशीन बराह रास्त अफान पाशा की निगाहों की जद में थी। बिल्कुल मुकाबिल वो थोड़ा सा फराह की तरफ खिसकी तो अफान मुस्कुरा दिया। आप सुनाए अफान भाई, क्या करते रहते हैं आप? बड़ों के दरमियान तो बात करने का मौका ही नहीं मिला था, अब मौका मिला तो फराह ने पूछा। कुछ नहीं, सारा दिन अब्बू के साथ उनके ऑफिस में ही होता हूँ। तुम लोगों के दिसंबर एग्जाम्स कब शुरू हो रहे हैं? लापरवाही से मूंगफली और चलगोजों से इंसाफ करती जरिश पर सुमान की नजर पड़ी तो एकदम याद आया। बस शुरू होने वाले हैं, शायद एक दो दिन में डेट शीट मिल जाए। फरा ने ही जवाब दिया। दिसंबर वेकेशन से पहले ख़त्म हो जाएंगे कि नहीं? मेरा ख्याल है कि दिसंबर से पहले ही ख़त्म होंगे, रिजल्ट वगैरह बाद में ही होगा। इस दफ़ा जरिश ने जवाब दिया तो सुमान ने सर हिलाया। नौशी और अली, तुम दोनों के कब तक हैं? मेरा भी तकरीबन यही शेड्यूल है, अली ने कहा। फिर सुमान ने नौशी की तरफ देखा। मेरा ख्याल है कि छुट्टियों के बाद ही होंगे, उसने धीमे से कहा। क्यों, खैरियत है? सुमान के यूं खास तौर पर पूछने पर अली ने दरियाफ्त किया। हाँ, खैरियत ही है। मेरा ख्याल है दिसंबर की छुट्टियों में इस्लामाबाद का प्रोग्राम सेट रहेगा। क्यों अफान, चलोगे हमारे साथ? उनको बताकर सुमान ने अफान को देखा, जबकि वो चारों इस प्रोग्राम पर खुश थे। क्या वाकई इस दफ़ा प्रोग्राम डन हो गया है? जरिश एकदम पुरजोश हो गई। डॉक्टर ने चचा जान को कुछ हफ्तों के लिए बेड रेस्ट की ताकीद की है। अब एक इंसान सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े भी बेजार हो जाता है। उस्मान भाई भी ऑफर कर गए हैं। चचा जान को मैं मना लूंगा, तुम लोग अपना शेड्यूल देख लो, एक हफ्ता काफ़ी रहेगा, सुमान ने संजीदगी से कहा। याहू, अली तो ऐसे प्रोग्रामों का शौकीन था, उससे नारा लगाया। तुमने बताया नहीं अफान? मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता। आने वाले दिनों में बिजनेस मसरूफियत ना जाने क्या हो। मसरूफियत का क्या है, आप बस तय करें, वक्त खुद ब खुद निकल आएगा। जरिश ने फौरन कहा तो वो हंस दिया। ओके, देखेंगे। उसका अंदाज टालने वाला था। और हादिया आपा, आपको भी चलना है, पप्पू से बात कर लीजिएगा। उसने अभी से प्रोग्राम तय करना शुरू कर दिया था। जरिश ने खामोशी से मुस्कुराती हादिया को भी कहा तो वो चौंकी। मेरा जाना मुश्किल ही है, घर से मुश्किल ही निकलना होता है। कोई नहीं, आप ज़रूर जाएंगी। मैं मुमानी जान और पप्पू से खुद बात कर लूँगी।
तुम लोगों को बस खुदा मौका दे सैर सपाटों का। वो हंस दी। तो और क्या, इतने अरसे बाद तो कोई प्रोग्राम बन रहा है। इतनी टफ पढ़ाई में थोड़ी बहुत तो एंजॉयमेंट होनी चाहिए, अली ने कहा। तो सुमान ने उसे घूरा। वो खजल सा हो गया। तुम्हारी पेशानी का जख्म अब कैसा है? वो सब इस्लामाबाद के प्रोग्राम को डिस्कस करने लग गई थी जब सुमान अहमद की आवाज़ पर जरिश ने सुमान को देखा। फिर अपनी पेशानी पर लगी सनी प्लास्ट को छूते हुए हंस दी। ठीक है, अब तो एक आध दिन में यह सनी प्लास्ट से भी जान छुट जाएगी। हादिया ने भी देखा। वो उसकी पेशानी की चोट के मुतालिक लाइल्म थे। क्या हुआ था पेशानी पर? बस गिर गई थी, चोट लग गई, उसने लापरवाही से कहा। तुम्हें भी सुकून नहीं, हर वक्त बच्चों की तरह उछलती कूदती रहती हो। जरूर कहीं से छलांग लगाई होगी। इंसानों की तरह तो चलना आता ही नहीं है तुम्हें। किसी दिन खुदा न ख्वास्ता बड़ी चोट लग जाएगी तो। वो एकदम मुतफक्किर हो गई थी। जरिश ने सुमान को देखा। हादिया की बात पर वो मुस्कुरा रहा था तो वो हंस दी। सुमान भाई है ना मेरी हर चोट पर पर्दा डालने वाले, फौरन डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इंतहाई शरारती अंदाज था। हादिया के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ ठहरी। फिर उसने सुमान को देखा। जरिश की तरफ देखते हुए सुमान की आंखों में एक अजीब सा एहसास था। सुमान सारी उम्र तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। एकदम संजीदा होते हुए उन्होंने वो बात कह दी जिस पर सुमान के होंठों की मुस्कुराहट एक सेकंड में सिमट गई। सुमान के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया। जरिश हंस दी। लाशऊरी तौर पर वो गले में मौजूद जंजीर को उंगली पर लपेट रही थी। सुमान ने एक नजर देखा और फिर नजर फेर ली। बाज औकात मजाक में बयान की गई हकीकत भी कितनी तल्ख होती है। सुमान अहमद को एकदम अंदाजा हुआ। हादी आपा, उम्मीद अच्छी होनी चाहिए। अगर यकीन डामाडोल होता है तो हाथाई कामयाबी भी नाकामी में बदल जाती है। मेरा तो यकीन है वक्त जरूर बदलेगा। किस खानदान में छोटी मोटी चपकलिश नहीं होती। बस दिल कुशादा होने चाहिए, रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। सुमान अहमद ने हैरत से फरह को देखा। हादिया की संजीदगी का जवाब उसने भी उतनी ही संजीदगी से दिया था। हादिया के होंठ मुस्कुरा दिए। एक निगाह फिर सुमान पर डाली। वो अब सिर्फ अपने हाथ को देख रहा था। मैं अगर कुछ कहूंगा तो बात दूर तक चली जाएगी। मेरा ख्याल है मेरा अभी चुप रहना ही बेहतर है, वरना तुम्हारी बात का जवाब मेरे पास है और बहुत अच्छा जवाब है। सुमान अहमद ने कहा तो हादिया खुलकर हंस दी। सॉरी, तुम दोनों बहन भाई तो एकदम सीरियस हो गए। मैंने यूं ही एक बात की थी। उन्होंने जरिश की मौजूदगी का एहसास करते एकदम बात टाली, वरना बात निकलती तो बहुत दूर तक जाती। सुमान अहमद ने भी अफान से दूसरी बात शुरू कर दी। जरिश की मौजूदगी में वो भी कोई बात नहीं छेड़ता था, वरना हादिया की बात दिल में बहुत तकलीफ दे रही थी।